हेलो एवरीवन। सो इन द प्रीवियस क्लास हमारा डिस्कशन चल रहा था ग्रेडियंट डिसेंट को लेकर। एंड क्योंकि ये वाला टॉपिक मुझे आगे भी पढ़ाना है डिटेल में ही, ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो है ये हम आगे कवर अप करेंगे। लेकिन क्योंकि जब डाउट आए हैं और इनिशिएट भी कर दिया था इसके बारे में, बताना एक्सप्लेनेशन हुआ था, ठीक है, मैं आप लोगों से भी इनपुट्स ले रहा था, ठीक, तो समझाना यहाँ पर बनता है। ठीक, प्रोसेस क्या देखी थी हमने न्यूरल नेटवर्क की। लेट मी शेयर द एंटायर स्क्रीन नाउ। एंड फिर से मैं बताना चाहूँगा कि डीप लर्निंग में आप जो अप्रोच फॉलो करते हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि यू आर हैविंग लेयर्स एंड यू गिव इनपुट्स x1 x2 x3। यहाँ पर न्यूरॉन्स हैं, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं, कहने के लिए ठीक वो न्यूरॉन आर्टिफिशियल हैं। ओके, और जो है यहाँ दूसरी लेयर, इंटरमीडिएट लेयर कह दीजिए, इसे हिडन लेयर कह दीजिए या डेंस लेयर कह दीजिए, जो नाम कहना चाहिए आप कह दीजिए इसे। और ये मेरा जो है आउटपुट लेयर है। ठीक है, ऐसे कुछ करके यहाँ पर कनेक्शन बनता है। ठीक है, अब आपने इनपुट दिया, यहाँ पर आउटपुट आया, और उसके बाद मैंने जो आउटपुट आया आपका और जो एक्चुअल आउटपुट था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिया, और जो डिफरेंस लिया वो एरर कहलाएगा। ओके, दैट विल बी ई। उसको हम लॉस भी कहते हैं इन अनदर टर्मिनोलॉजी। ठीक है, वो लॉस भी हो सकता है, लॉस भी। ठीक है, और अब मुझे इस लॉस को कम करना है। ठीक है, लॉस को कम करना है, क्या प्रोसेस अपनाओगे आप? वैसे ये फीड फॉरवर्ड है। ठीक है, आगे फीडिंग, फीडिंग जो होती है आगे ही होती है, तो फीड फॉरवर्ड है। एंड जो ऑपरेशन हो रहा है वो है y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ये वाला। और उसको इस तरीके से लिखें, समीशन ऑफ डब्ल्यू आई एक्स आई प्लस बी, ऐसा लिखे तो बेटर है, क्योंकि हर एक न्यूरॉन पे हर एक इनपुट जाएगा। ठीक है, और उसका जो करस्पॉन्डिंग वेट है उससे ऑपरेट होगा। ओके, तो यहां पर आप कहेंगे W1, ठीक है, W2, W3, ऐसा करके कराया आपने। ओके, सो WI XI, इसलिए मैंने यहां पर ये टर्म को मेंशन करा। ठीक है, एंड जब ये आउटपुट निकल के आएगा सामने y, इसको फिर मैं एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर दूंगा, जो कि एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन होगा, जैसे कि रेलू। ओके, और वो जो मुझे आउटपुट देगा वो आउटपुट अब जाएगा अगले वाले न्यूरॉन के अंदर एज एन इनपुट। ये काम होता। ठीक है, फाइन, ऐसा चलेगा। ये प्रोसेस होते हुए आखिरी में आउटपुट आया, आपने देखा एरर आ रहा है। अब यहां से बैक ट्रैकिंग शुरू होगी। बैक ट्रैकिंग यानी मुझे इसके जो पैरामीटर्स हैं न्यूरॉन के, जो कि होते हैं वेट एंड द बायस, इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एडजस्ट करने के लिए आपको ग्रेड डिसेंट ग्रेडेंट निकालना पड़ेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाट यू हैव टू परफॉर्म। ग्रेडेंट निकालोगे आप, वो होगा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, यानी पैरामीटर्स के रेस्पेक्ट में ही ग्रेडेंट निकाले जाते हैं। तो डेल एल बाय डब्ल्यू एंड डेल एल बाय डेल बी, यदि आप दोनों ही पैरामीटर को कंसिडर कर रहे हो, वेट और बायस दोनों को, तो भाई इस तरीके से निकाले जाएंगे। और नया वेट क्या आएगा न्यूरॉन का? जो नया वेट आएगा न्यूरॉन का वो कुछ ऐसा आएगा,
डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये आएगा। दिस इज द न्यू वेट, ये लर्निंग रेट होगा। ओके, अब इस बीच में चलो ये प्रोसेस चलेगी, ठीक है। और हम जैसे कहते हैं ईपोस ट्रेनिंग, तो जो ट्रेनिंग होती है उसमें यही काम होता है। जो मॉडल ट्रेन हो रही है, आप कहते हो ना मॉडल ट्रेन हो रहा है, तो फर्स्ट ईपो की बात हुई। फर्स्ट ईपो में वो फीड फॉरवर्ड और बैक ट्रैकिंग ये कंप्लीट हो गई। सेकेंड ईपो में वही फीड फॉरवर्ड बैक ट्रैकिंग कंप्लीट हुई। थर्ड ईपो में वही फीड फॉरवर्ड बैक ट्रैकिंग कंप्लीट हुई। ये चलेगा, तो मेरे वेट्स एडजस्ट होते चले जाएंगे। कोशिश यही है कि एक्यूरेसी बढ़े, लॉसेस कम हो। ओके, ये बात हुई। अब क्योंकि डीप लर्निंग में यही मेन पॉइंट है, यही पूरी गणित है, यहां पर ही पूरा जो है लगाया गया है फंडा। अब मुझे आपसे पूछना है, पहले तो फिर से मैं इस आर्किटेक्चर पर आऊं। आई टोल्ड WIXI, है ना, ये मैंने बोला। तो समीशन था ना यहाँ पर, समीशन WIXI। हाउ यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट दैट WIXI? यदि मैं एक न्यूरॉन ले रहा हूं, ये मेरा एक न्यूरॉन है, इसको मैंने x1 भी दिया, इसको मैंने x2 भी दिया, इसको मैंने x3 भी दिया, इसका वेट था W। ओके, तो क्या ऐसा आपको मिल रहा है WX1 प्लस WX2 प्लस WX3 और इस पे एक बायस और दे दो प्लस B, यही है? ठीक, नहीं चल रहा है ना, इसका वेट है और उस पे इतने इनपुट्स हैं। हम न्यूरॉन को एक ही वेट देते हैं या कई ज्यादा और वेट दे सकते हैं? एक ही वेट लेगा ना, इनपुट तो दे सकते हो, वेट तो एक ही होगा। ये है, मतलब सारा लोड आपने एक ही को दे दिया, सारे इनपुट आपने एक न्यूरॉन को दे दिया, उसका वेट था W, तो इसने इस तरीके का टास्क परफॉर्म करा। एम आई राइट और नॉट? मुझे पहले ये वाली स्थिति क्लियर करिए, फिर अपन। हर न्यूरॉन पे हर यस एक राज सर बोलिए। हर न्यूरॉन पे हर वेट अलग होना चाहिए ना, W0 X1 हाँ, W1 X2 ऐसे होना चाहिए नहीं? अच्छा, हर न्यूरॉन पे तो सर इसका इस ये जो न्यूरॉन है एक ही तो है, ये अभी एक ही न्यूरॉन है, इसका वेट W है। ओके, अभी तो सर एक ही न्यूरॉन लिया। हाँ एक ही न्यूरॉन है। हाँ, और इनपुट मैंने तीनों दे दिए उसको। तो ओके, क्या ये ऑपरेशन सही है या नहीं? सभी इनपुट्स इस वेट से मल्टीप्लाई होंगे तो ये रिजल्ट आ रहा है। करेक्ट। अब सर अच्छा नहीं ये सर, हर देखिए। एक हाँ हाँ बोलिए, ये सर, हाँ बोलिए। सर हर एक इनपुट का अलग वेट भी हो सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों प्रॉब्लम होगा? हर एक इनपुट का अलग वेट हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो अब और बाद में उसका आउटपुट है वो तो अलग ही है, वो तो ये स्टेप में वो आउटपुट है ही नहीं ना। हाँ हाँ मतलब वो इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट रहेगा। हाँ, अब वेट सर, आउटपुट है क्या इसका? हाँ हाँ सर, सर ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, अब यही जो है आपका वाई आएगा, आउटपुट यही आएगा, वाई इक्वल टू दिस इज व्हाट यू हैव परफॉर्म। अब सर मेरे को तो आपकी वाली बात जो है आपने अभी पिकअप करी है, ठीक है, कि सर हर एक इनपुट अलग वेट लेकर चल रहा है, ऐसा कह रहे हैं आप सर? ये कह रहे हैं आप? वही बोल रहा हूँ सर। हाँ, हर एक इनपुट अलग वेट लेके जा रहा है। हर एक तो न्यूरॉन को वेट दिए जाते हैं या ये तो खाली फोकट है, ये सिर्फ प्रोसेसिंग कर रहा है? आप यदि वो बायोलॉजिकल न्यूरॉन के बारे में हम बात करें, तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन का आपने आर्किटेक्चर देखा था कि सर डेंड्राइट्स होते हैं, और वो डेंड्राइट्स से ही इंफॉर्मेशन यहां पास होते हुए वो सेल में जाती थी। और मतलब ये पूरा तो सेल है पूरा, ठीक है, और यहाँ ये न्यूक्लियस है, वहां पर प्रोसेसिंग होती है। और प्रोसेसिंग जैसे ही वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है, ये भाई जो है उसको फॉरवर्ड कर देता है एग्जाम के माध्यम से, और एग्जाम पे टर्मिनल होते हैं, वहां से अब ये इंफॉर्मेशन दूसरे डेंड्राइट्स को जाएगी।
तो मेरा ये कहना है, क्या इसका खुद का पहले से कोई वेट होता है या तुम लेकर आ रहे हो साथ में? वेट क्या है फिर? वेट क्या बताया गया था? आई टोल्ड वेट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉनों के बीच की जो स्ट्रेंथ है उसको वेट कहा गया है। तो क्या मैं ऐसा, क्योंकि बोलते हैं ना कि वेट असाइन किया गया है न्यूरॉन को, न्यूरॉन को वेट असाइन किया, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि न्यूरॉन को वेट असाइन किया गया? कभी मैंने आपसे यहां पर डाउट पूछा कि भाई यदि मैं कह रहा हूं कि मैंने डब्ल्यू वेट न्यूरॉन को असाइन करा, तो भाई तुम कितने भी इनपुट दे दो वो सब डब्ल्यू से ही मल्टीप्लाई होंगे। तो आपका जो फॉर्मूला हम कह रहे थे, समीशन ऑफ डब्ल्यू आई एक्स आई, ये कहां से प्रूव हुआ? ये तो मैं जानना चाह रहा था। तो बबन सर बोले अभी, सर वो तो जो इनपुट है सर वो वेट लेकर आ रहा है, ठीक है, यानी x1 w1 ला रहा है, x2 w2 ला रहा है, x3 w3 ला रहा है, और सर जब ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3, बायस आप अलग से जोड़ दीजिए, वो एक अकेला लौता रहेगा, हर कोई नहीं लेकर आता साथ में। तो ये अब जाके समीशन होगा डब्ल्यू आई एक्स आई, अब होगा ये प्लस बी, ठीक है। तो इस डायग्राम का मॉडिफिकेशन होगा यहां पर जो मैं बना रहा था, आप ये इस प्रकार, ये ऐसा x2 w2 x1 w1 x3 w3। अब सर सही है बबन सर, सही है? नाउ इट इज ओके, सही लग रहा है, हाँ ये सही है। हाँ, तो मतलब जो स्टेटमेंट बोली गई कि वेट असाइन किया गया न्यूरॉन को, तो भाई वेट वेट करा या वेट्स करे, क्या करा? मतलब एक न्यूरॉन कई वेट लेकर चल रहा है साथ में, उसकी कैपेसिटी है होल्ड करने की अलग अलग वेट। भाई वो तो एक प्रोसेसिंग यूनिट है न्यूरॉन, ठीक है, वो एक प्रोसेसिंग यूनिट है। इंफॉर्मेशन आप लेकर आ रहे हो वहां पर प्रोसेस होने के लिए, और प्रोसेसिंग ऐसे होती है डब्ल्यू आई एक्स आई से, और यही प्रोसेसिंग होने के बाद उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है, बाद में एक्टिवेशन फंक्शन को देंगे और वो आपको रिजल्ट देगा, ठीक है, ये बात हुई। तो भाई मेरे को आउटपुट मिल गया वहां पे, और मैंने लॉस वॉस निकाल लिए, लॉस थे तो मुझे बैक ट्रैकिंग करना पड़ेगी, ये भी डिटेल में समझाना पड़ेगा बैक ट्रैकिंग, अभी तो बस। बट सर, हाँ एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ हाँ तो सर जैसे आपने जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि जो वेट है हाँ वो न्यूरॉन्स को असाइन करते हैं या इनपुट के साथ टैग करते हैं, हाँ हाँ, वो तो सर ऐसा देखो, करेक्ट आंसर क्या है? हाँ करेक्ट आंसर क्या है सर, वही तो मैं कह रहा हूं कि करेक्ट आंसर ये है कि आप यदि न्यूरॉन को वेट दे देते हो तो कितने वेट्स दोगे उसे, दैट्स अ क्वेश्चन। क्या आपने सिर्फ डब्ल्यू वेट दे दिया न्यूरॉन को, न्यूरॉन का वेट है ये, तो वेट की डेफिनेशन तो दो न्यूरॉन के बीच के इंटरकनेक्शन पर ये स्ट्रेंथ है, कहलाता करेक्ट है स्ट्रेंथ है। करेक्ट। ये कोई न्यूरॉन को नहीं बोला गया कि आपका वेट इतना 50 किलो के हो, ऐसा तो नहीं है, या आप करेक्ट। 100 किलो के हो, ये वाली तो बात है नहीं। तो सर वो क्या है, इनपुट के साथ, तभी मैंने बोला देयर इज एन इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग इनसाइड द न्यूरल नेटवर्क टू गेट प्रोसेस्ड, वो आ रही है सर इंफॉर्मेशन न्यूरल नेटवर्क में प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। तो हर एक इनपुट x1 अपने साथ उसका एक वेट है w1, ओके ओके। ऑलराइट, वो यहां पर आप लेकर आ रहे हैं, और फिर वो न्यूरॉन के अंदर प्रोसेस हो रही है, डब्ल्यू आई एक्स आई ये होगा परफॉर्म। ओके, बट इट मींस न्यूरॉन का अपना कोई वेट नहीं होता, राइट? न्यूरॉन का सर कहां से वेट है बताइए अब मुझे। हाँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर। हाँ सर वही, इसका मतलब न्यूरॉन को अपना कोई वेट नहीं होता, हाँ नहीं, जो इनपुट आएगा उसके अंदर वेट टैग होता है। हाँ वेट टैग होगा और प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, प्रोसेसिंग न्यूरॉन में होगी, वो जो गॉट प्रोडक्ट है वो न्यूरॉन में निकलेगा। गॉट इट गॉट इट। ओके सर, अब मेरा सर क्वेश्चन इसमें ये है, हाँ जो बाइसिंग जो होता है वो ओवरऑल न्यूरॉन हाँ, पे ऐड होता है या? एक ही बायस लेंगे सर, यदि आप मान के चलें एक लेयर पे सारे न्यूरॉन्स को भी एक ही बायस दे सकता हूं मैं, कोई इशू नहीं है, अलग अलग देने की अच्छा, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे एक ओके लेयर है, इस लेयर पे मेरे पास एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, तीन न्यूरॉन है, तो तीनों को मैं एक ही बायस दे सकता हूँ, ये तीनों एक ही बायस हैंडल कर लेंगे, ये बायस दे दिया। अब मतलब बाकी एक सर, भी दे सकते हो, अलग अलग भी दे सकते हैं?
नहीं, अलग अलग दे सकते हैं सर, कोई वो फिर क्या होगा, अलग अलग देने के चक्कर में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी सर, इसको कंट्रोल एडजस्ट कौन कंट्रोल करेगा? करना डिफिकल्ट हाँ होगा, हाँ, हाँ, इसको एडजस्ट करने से। एडजस्ट कैसे करोगे सर, क्योंकि वेट ही आपके लिए भारी करेक्ट, पड़ रहा है अभी, तो एडजस्ट करना वही वही करेक्ट, पैरामीटर है ना सर, करेक्ट, वही एक पैरामीटर। अब देखिए सर, मेरे को तो इनपुट देते हैं, मेरा आता तो सर इनपुट ही है ना, इसको राइट, समझने की कोशिश करें। अब सर लीनियर रिग्रेशन में इक्वेशन थी, mx मतलब इनपुट रहता है, और ये एमएक्स डब्ल्यू प्लस सी, एक्स प्लस बी, सर ये क्या कर रहा हूं मैं, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप, करेक्ट, है ना, तो वहां पर करेक्ट, m था, यहां w लिख रहा हूं, ठीक है है ना सर, सर। ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप है जिसको मुझे सिंथेसाइज करना है, प्रोसेस करना है। ओके, अब सर क्या होता है, इसका टेक्निकल कोई बोलना समझना नहीं होता, बड़े से बड़े आप कोई भी देख लो उठा के धुरंधर, वो बोल दे क्या है कि न्यूरॉन का वेट है। यदि न्यूरॉन का वेट है तो भाई क्या न्यूरॉन 10-15 वेट लेकर साथ चल रहा है? तो वेट तो भाई न्यूरॉन का एक ही होना चाहिए, यदि तुम कह रहे हो न्यूरॉन का वेट है तो भाई मेरे के 10-15 वेट थोड़ी ना, मेरा तो एक ही वेट है ना यार, मैं एक हूं तो मेरा एक वेट है। ठीक है, अब आप इनपुट देते हो, इनपुट इसको भी मिलेगा, यही इनपुट इसको भी मिलेगा, यही इनपुट इसको भी मिलेगा। उसी समय पे आप सर W यहां नहीं लिखते, आप यहां लिखते हो W1। ठीक है, ऐसा लिखोगे आप, ये X1 है। ठीक है, आप ऐसा लिखोगे W1। अब जैसे ये X2 है, ये अपने साथ W2 लेकर जाएगा, W2। तो ये भाई W1 इधर भी, W1 इधर भी, ये X2 है ना, ये W2 इधर भी देगा, W2 इधर भी देगा, W2 इधर भी देगा, फिर एक W3 है, ये W3 इधर भी आएगा, W3 इधर भी आएगा, W3 इधर भी आएगा। ठीक है सर, ये इस तरीके से आएगा। ओके, तो यहां हम कहेंगे W1 X1, W2 X2, W3 X3। अब फिर एक चीज, काफी ट्विस्ट हो सकते हैं, काफी बन सकते हैं। आप बोलोगे सर तीनों ही न्यूरॉन पे क्या एक ही कलाकारी हो रही है? मतलब तुमने W1 X1 इधर करा, W2 X2 भी कर दिया, W3 X3 भी कर दिया इसी न्यूरॉन पे, और आप बाकी न्यूरॉनों पे भी यही करवाने की बात कर रहे हो। तो इस न्यूरॉन पे भी यही कैलकुलेशन हुए, नीचे वाले न्यूरॉन पे भी यही कैलकुलेशन हुए, तीसरे वाले न्यूरॉन पे भी यही कैलकुलेशन हुए। तो तीनों न्यूरॉन पे एक ही कैलकुलेशन हो रहा है, एक ही टाइप के कैलकुलेशन हो रहे हैं। ये क्या फंडा है सर? सर इसको ऐसे ऐसे लिखते नहीं लिखते क्या, W11, हाँ W12, हाँ W13, हाँ हाँ W21, हाँ हाँ, ऐसे ऐसा, करते हैं ना इसको हाँ सर? ऐसा करते हैं, ये भी सही है। मतलब उसका नोटेशन में और चेंज करिए, W11, यह है W12, यह है W13, बिल्कुल सही कहा सर आपने। ठीक है, एंड सिमिलरली अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर जो जाएगा वो होगा W21, W22 एंड W23। दैट मीन्स ये डिफरेंट सेट ऑफ वेट्स लेकर जा रहा है, तो हर एक कोई इनपुट डिफरेंट सेट ऑफ वेट्स लेकर जा रहा है। तो फिर सर बाद में आप इसकी मैट्रिक्स बना लोगे, आप कहोगे देखिए भाई, जो पहले वाले न्यूरॉन को वेट गए ना वो ये गए, W11, W12, W13। दूसरे वाले न्यूरॉन को वेट गए W21, W22, W23। तीसरे वाले न्यूरॉन को वेट गए W31, W32, W33, ये गए सर वेट। और आप कहोगे ये थे भाई मेरे इनपुट, X1, X2, X3, बिल्कुल सही है सर। अब सही है सर, इनका प्रोडक्ट होगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट एस Y1, Y2 एंड Y3। अब सर सही है, बिल्कुल मैट्रिक्स बन गई परफेक्ट। ठीक है ना राज सर? ठीक है, यानी X1 यानी करेक्ट, ये इससे इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मेरे को ठीक है, Y1 मिल जाएगा। नाउ यू आर इन अ परफेक्ट हेड। और प्लस इसमें एक चीज और जोड़ दूं मैं, प्लस बायोस भी जोड़ दूं। इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा सर, एक को, ट्रांसपोज करना पड़ेगा सर, देखिए क्योंकि अब 3/3 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई नहीं सर होगा ना, देखो ना थ्री सर, बाय थ्री ये हो इंटू जाएगा 3 into 3, और ये हो जाएगा 3 into 1 3 into 1। हो जाएगा। हो रहा है ना सर, ये तो हो रहा है, हो रहा है सर। ठीक है, तो मेरा मल्टीप्लीकेशन रूल यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। बायोस भी जोड़ देता हूँ मैं यहाँ पर, बी भी जोड़ देता हूँ मैं।
अब आपकी इच्छा B1 B2 B3 लेना, ले तो लफड़ा फंस जाएगा, रहने दो, बी ले लो सर। ठीक है, ये हो गया, ये पूरा जो है आपका अब न्यूरल नेटवर्क बन के तैयार हुआ। तो सर क्या है कि छोटी चीजें भी ना, अब आपसे कहीं कोई पूछ ले या आप ही किसी को बता रहे हो, ठीक है, तो मतलब क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्या इनपुट जा रहा है, कैसी मैट्रिक्स बन रही है और क्या हो रहा है। और ये कोई मैं प्रिपेयर नहीं सर, मैं कि ये पढ़ाऊंगा आज, वो तो बस मैं शुरू हो जाता हूँ बस, और आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ, कुछ नहीं, कोई कहीं कोई तैयारी नहीं, कोई किसी बात नहीं, कुछ नहीं, सीधा स्टार्ट। बस मेरे दिमाग में था कि टॉपिक मुझे पढ़ाना है, बस उसके बाद मैं शुरू हो गया कि ऐसे डिस्कशन करूंगा, इट्स ऑल अबाउट डिस्कशन। ठीक है, ये हुआ, और उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो एक्टिवेशन फंक्शन में जाके जो भी आउटपुट्स आ रहे हैं वो फिर एक एक न्यूरॉन में अगली अगली लेयर को जाएंगे। तो ये पूरी कहानी हुई। होने के बाद आप जो ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, वो जो ग्रेडियंट डिसेंट वाला मैटर है, वो हमारा चर्चा वाला है। ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि सर वो ग्रेडियंट डिसेंट आप जो है वो निकालोगे, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में ग्रेडियंट डिसेंट बोला, आपने बैच ग्रेडियंट डिसेंट बोल दिया, आपने मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट बोल दिया, आपने स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट बोल दिया। सर इतनी टेक्निक है ऑप्टिमाइज करने के लिए। ऑप्टिमाइज बोले तो सर मेरे को लॉसेस कम करने की इतनी टेक्निक है, मतलब मेरा अभी करंट लॉस ये है और सर मेरे को मिनिमा पर आना है, बिल्कुल आखिरी पर पहुंचना है मिनिमम पे। तो जो है लॉस करने की, कम करने की इतनी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। और इनमें क्या होता है, क्या गणित है सर, थोड़ा सा हमें देखना है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन आया है इस चीज को लेकर, तो बात करते हैं मेरे पास क्या नोट्स अवेलेबल है। तो ग्रेडियंट डिसेंट जो है आपका ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, यानी आप जो निकाल रहे हो ना डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये वाली। एक क्वेश्चन था छोटा सा। हाँ सर पूछिए। सर जैसे पहले आपका फीड फॉरवर्ड हुआ, हम्म फिर आपके लॉस कैलकुलेट हुए, हम्म फिर बैक प्रोपगेशन होता है, हम्म ऐसे ही होता है? हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो अभी हमने लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम कर बैक लिया सर, प्रोपगेशन आखिरी देखेंगे। स्टेज पर हो गया, आखिरी लेयर पर लॉस कैलकुलेट हो गए, आखिरी ही लेयर पे ही लॉस, बीच में कहीं कुछ नहीं होता सर। आप, अच्छा हाँ आप यहाँ पर पहुंच गए आखिरी लेयर पे, और यहाँ पर लॉस कैलकुलेट हो गए। ठीक है, फिर ठीक है, बैक वही प्रिडिक्ट। प्रोपगेशन। अब बैक प्रोपगेशन में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर जितने भी न्यूरॉन है ना उनके वेट एडजस्ट करूंगा मैं। वो सर वो कठिन प्रक्रिया है बोलूं यदि मैं ओके सही ओके मायने में, ओके। तो तो यहाँ इसके बाद फिर ग्रेडियंट अब डिसेंट इसके आएगा। बाद वाले नहीं नहीं, अब सर देखिए, नहीं नहीं यहीं से यहीं आएगा सर, इनके एडजस्ट अच्छा करना यहीं से शुरू होगी, ग्रेडियंट डिसेंट यहीं ओके से कैलकुलेट होना शुरू हुआ। अब इनके ओके वेट, ये वाली आखिरी लेयर के वेट एडजस्ट करना बड़ा आसान है, क्योंकि वो ओके। ऐसे हो जाएंगे, डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये हो जाएंगे आखिरी लेयर वाले, ये तीनों वेट्स एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन अब यहां जो न्यूरॉन है इनके वेट एडजस्ट करने में सर पसीना आएंगे। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि अब अपन इसके करने के बाद फिर इधर आ रहे हैं, और यहां कोई रिलेशनशिप मुझे डायरेक्ट मिलता नहीं है ऐसा, जो मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूं, इस पे पूरा हम्म न्यूमेरिकल है, बताऊंगा। ठीक है ठीक है सर ठीक। ठीक है सर, इंटरमीडिएट लेयर में जो है करना सिर्फ इतने 3 लेयर के वेट एडजस्ट करना सर, आप यदि मैं आपको इस पे न्यूमेरिकल दे दूं, आप यकीन मानिए पूरा दिन लगेगा आपको, जो हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क करता है ना काम फटाफट, यदि हम करें ना सॉल्व, तो हमें पूरा दिन लगेगा उसको सॉल्व करने में, सिर्फ 3 लेयर दे रहा हूं मैं आपको। तो सर ये सेम प्रोसेस जो होगा, मतलब ये हाँ इपोक, फर्स्ट ईपो तक, इपोक हाँ में हाँ, होगा, ये फर्स्ट सेम ईपो में प्रोसेस होगा, अगले अगले इपोक में अगले नेक्स्ट ईपो में फिर वापस से फीड फॉरवर्ड शुरू होगा सर, फिर वो अच्छा बैक ट्रैकिंग होगा, फिर अगले ईपो में फिर फीड फॉरवर्ड, फिर बैक ट्रैकिंग, ये चलेगा सर। ओके। और सबसे लास्ट में जो कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट होता है वो वो ऑन टॉप ऑफ ऑल एवरेज लॉसेस ऑफ ऑल द लॉस, ऑल लॉसेस, ठीक है। वो कॉस्ट फंक्शन होता है। अब सर ये जो कहानी चल रही है यहाँ पर, ऑब्वियसली ऑप्टिमाइजेशन, यानी आप वेट एडजस्ट कर रहे हो, लॉसेस निकाल रहे हो, मतलब लॉस निकाला आपने, यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर रहे हो, यानी वेट एडजस्ट कर रहे हो। ये ऑप्टिमाइजेशन यही होता है, पैरामीटर को सेट करना, एडजस्ट करना, यही ऑप्टिमाइजेशन होता है, यही ग्रेडियंट डिसेंट जो है आप कह रहे हो कि वो लगाकर ऑप्टिमाइज कर रहे हो। अब जैसे कि डिस्कशन हुआ था प्रीवियस क्लास के अंदर कि ग्रेडियंट डिसेंट, बैच ग्रेडियंट डिसेंट, हम ये कह रहे हैं कि डेटा को बैच में लिया जाता है, टेकन इनटू बैचेस। लेकिन इस टर्मिनोलॉजी को भी समझना पड़ेगा
कि बैच, हालांकि कह किसको रहा है वो। हम इस शब्द बैच, क्योंकि क्या करते हैं, हम देखें क्या करते हैं हम, जब वो करते हैं ना, जब ट्रेनिंग ट्रेनिंग होती है तो वहां पर लिख देते हैं बैच साइज इक्वल टू 32, ये लिख देते हैं, है ना, यही लिखते हैं। बैच साइज डिफाइंड 32, 64, 16, 8, जो भी है आप बैच साइज मेंशन करते हो। तो मेरा डेटा तो पूरे 100 का है या 1000 का है, भाई उसकी बनेगी बैच 32 की, और वो पूरा की पूरा 32 वन स्लॉट में ट्रेनिंग के लिए जाएगा। ये होता है बैच के अंदर, मतलब लेकिन अभी भी पूरी बात खत्म नहीं हुई। यदि मैं बैच साइज नहीं ले रहा हूं, छोड़िए इसे, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी बैच साइज, ठीक है, नहीं ले रहा। अब देखिए क्या होता है, देखिए बैच भी टर्मिनोलॉजी जो है अलग अलग तरीके से यूज होती है। यदि मैं बैच ग्रेडेंट डिसेंट की बात करूं, इन कंटेक्स्ट ऑफ बैच ग्रेडेंट डिसेंट यदि बात करूं, तो एंटायर डेटा सेट लिया जाता है पूरा। बैच का मतलब है पूरा डेटा उठाओ, द बैच refers to the entire data set. This means that the gradient is calculated over all the training examples in the data set before updating the model parameters. यानी भाई सारे डेटा पॉइंट्स पर ग्रेडियंट निकाला जाएगा। हमारा प्रीवियस डिस्कशन देखें तो उसमें और आज के डिस्कशन में अंतर नजर आएगा आपको। ओके, सो वी हैव टेकन डेटा ऑल एट वंस, पूरे ही उठा लिया अपन ने। तो इन जनरल एक एक डेटा, लेकिन यहां कह रहा है पूरा उठाओ, और ग्रेडियंट तो आपको सारे और ट्रेनिंग एग्जांपल्स यानी जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे निकाला जाएगा। एंड सिंगल अपडेट ईच ईपो, यानी कि सिंस एंटायर डेटा सेट इज यूज्ड टू कंप्यूट द ग्रेडियंट, द मॉडल पैरामीटर्स आर अपडेटेड ओनली वंस पर ईपो। ठीक है, तो वो आप जो देख रहे थे ना सर अभी प्रक्रिया, फीड फॉरवर्ड और बैक ट्रैकिंग, इस पर्टिकुलर ईपो पर एक बार मैंने जो भी मेरे न्यूरॉन है उनके वेट को एडजस्ट कर दिया, बस बात खत्म। ये वही लाइन लिख रहा है, द एंटायर डेटा सेट क्योंकि उठाया था आपने, इट इज यूज टू कंप्यूट द ग्रेडियंट, द मॉडल पैरामीटर्स आर अपडेटेड ओनली वंस पर ईपो। एक ईपो में एक ही बार पैरामीटर बदलेंगे। जो प्रक्रिया मैं आपको भी बता रहा था, आपने पूछी कि सर वन ईपो में क्या हो रहा है, तो फीड फॉरवर्ड हुआ और बैक ट्रैकिंग जो हुई उसमें न्यूरॉन्स जो जो वेट्स हैं ये वन टाइम बस उसी ईपो में एक बार बदलेंगे। यही होता है बैच ग्रेडेंट डिसेंट। तो पूरा डेटा उठाओ, ट्रेन करो उस पूरे डेटा से, और जो है आप वेट्स एडजस्ट करो उस ईपो में। एक बार न्यूरॉन के वेट जितने भी न्यूरॉन हैं उस आर्किटेक्चर में वो एक बार एडजस्ट हो जाएंगे। फिर दूसरी बार इटरेट करोगे तो फिर से सेकंड इटरेशन में एक एक बार फिर एडजस्ट हो जाएंगे, फिर करोगे फिर एडजस्ट हो जाएंगे। ये होता है बैच में। एक होता है मिनी बैच। अब यहां क्या होता है, यहां डेटा का सबसेट लिया जाता है। तो आप मिनी बैच बनाते हो जब लिखते हो ना बैच साइज इक्वल टू 32, तो वहां अलग से कोई मिनी बैच नाम का कोई ग्रेडेड डिसेंट नहीं है, ठीक है, अलग से कहीं कुछ नहीं है। आप जैसे आपने बैच साइज लिख दिया ट्रेनिंग में, तो वो मिनी बैच बनाना शुरू कर देगा। मतलब करता तो वो बैच ही है लेकिन अब वो मिनी बैच बनाएगा। ओके फाइन, ये काम वो करेगा। ओके कैसे, fixed number of, that means it will contain a fixed number of training example 32, 64, 128. The model parameters are updated multiple times per epo, once for each mini batch। यानी कई बार एक इटरेशन में कई बार अपडेट करेगा वो वेट को। द मॉडल पैरामीटर्स आर अपडेटेड मल्टीपल टाइम्स पर epo, each for once for each mini batch, once for each mini batch। यानी
आप यदि देखें कितनी स्टेप्स बनेंगी, लेट अस सपोज, फिर इसको समझा रहा हूं मैं, आपके पास 100 का डेटा है, ध्यान से सुननेगा, आपने बोला मुझे बैच साइज 10 का लेना है और पहला इटरेशन चलाओ, तो भाई इसने बैच साइज आपको 10 का लेना है, ओवरऑल 100 का था, तो कितनी बैचें बनेंगी? 100/10, यानी 10 बैच बनेगी। तो ये एक टुकड़ा, एक बैच, दूसरी बैच, तीसरी बैच, चौथी बैच, इस तरीके से ये 10 बैच सॉल्व करेगा। यहां पर एक इटरेशन खत्म हुआ। ओके, तो आप ये देखोगे 10 स्टेप्स, ये स्टेप्स हैं, इट विल टेक 10 स्टेप्स इन ईच इटरेशन, हर एक इटरेशन में 10 स्टेप चलेगा ये, क्योंकि इसको 10 जो आपके 10 टुकड़े हुए हैं डेटा के, उनको हर एक को सॉल्व करना है। यह है मिनी बैच। ओके, फिर अपन उनके वर्डिंग्स पर आते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। द मॉडल पैरामीटर्स आर अपडेटेड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, पैरामीटर्स आर अपडेटेड मल्टीपल टाइम्स, वंस फॉर ईच मिनी बैच। लेकिन इस मिनी इस बैच का तो भैया एक ही बार हुआ, इस बैच का एक बार हुआ, इस बैच का एक बार, ओवरऑल तो आप देख रहे हो यहां भी बदल रहे हैं, यहां भी बदल रहे हैं, यहां भी बदल रहे हैं, यहां भी, तो मल्टीपल टाइम्स तो वेट बदल रहे हैं, लेकिन प्रत्येक बैच के एक बार बदल रहे हैं। और इसके पहले ऊपर वाले में क्या था? इसके ऊपर वाले में था कि आपने पूरे डेटा को एक ही बार लपेट दिया, बोला कि ले पकड़िए डेटा। तो भाई ये हर एक, ठीक है, मतलब आपने उस पूरे डेटा सेट को ही बैच का नाम दे दिया कि ये मेरा पूरा डेटा यही बैच है, इसमें कोई मैं अब इंटरनल मिनी बैच नहीं बना रहा, ये पूरे डेटा, इसको तू कर ट्रेन। तो वो जो ट्रेनिंग करेगा ना, वो हर एक पॉइंट जो है वो कंसिडर करा जाएगा यहाँ पर। ऑल द ट्रेनिंग सैंपल्स, ऑल द ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स आर कंसिडर्ड, एंड एक बार जो है वो वेट एडजस्ट होगा न्यूरॉन का, जितने भी न्यूरॉन से वन टाइम वेट एडजस्ट हो जाएगा। ये बैच में होता है, और वो मिनी बैच में ये होता है। अच्छा, अभी बात खत्म नहीं हुई। अच्छा, इनके बीच में कंपैरिजन भी देख लें, तो बैच ग्रेडियंट में भाई पूरा की पूरा डेटा उठाते हो, एक बार अपडेट होता है परिपो, स्टेबल है। एग्जैक्ट ग्रेडियंट कंप्यूटेशन यहां पर होता है, एडवांटेज है, लेकिन टाइम लगेगा ये कलाकारी करने में। यदि डेटा सेट बड़ा है ना, तो फिर तो करते रहो, ठीक है। हाई मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी इसकी, तभी तो हमने इसको तोड़ा था मिनी बैच के अंदर। दैट्स व्हाई वी डिड डिवाइड इट्स अ ग्रेडियंट डिसेंट एंड बैच ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में फिर फर्क फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेडियंट डिसेंट? ग्रेडियंट डिसेंट की ही टाइप्स है देवेश, ये सारे, ये ग्रेडियंट डिसेंट के ही टाइप्स हैं, ठीक है। मेरे जो नोट्स है उसमें आगे मेंशन कर रखा उन्हें, यही ग्रेडियंट डिसेंट है, ठीक है। ऑलराइट, बैच, मिनी बैच, स्टोकेस्टिक, अलग से कुछ नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूं आगे, ठीक। तो ये आपका क्या है बैच में, कि आपने पूरा डेटा ले लिया, उसी को बैच बोल रहे। स्टोकेस्टिक में क्या होता है? इन स्टोकेस्टिक सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल is considered, one update per training example, fast updates, low memory usage, high variance, less stable convergence। ये इसका डिसएडवांटेज है। तो लफड़ा हो गया, हमारा जो कल का एक्सप्लेनेशन था उसको रिवर्ट करना पड़ेगा। कल के एक्सप्लेनेशन में कहा गया कि
कि स्टोकेस्टिक में भी बैच बनती है। तो स्टोकेस्टिक तो ये भाई बोल रहा है मैं तो रैंडमली कोई सा पॉइंट उठा लूंगा, है ना, आई कैन पिक अप रैंडमली एनी ऑफ द ट्रेनिंग एग्जाम्पल, कुछ भी उठा लूंगा मैं रैंडमली डेटा से, उस पर मैं ग्रेडियंट निकालूंगा। स्टोकेस्टिक है ना ये। हमने तो कल बोला था स्टोकेस्टिक में भी बैच तो बनाएगा वो, तो बैच बनाएगा है ना ये। बैच बनाएगा का मतलब ये है कि पूरा की पूरा डेटा दे दिया, अब उसमें से रैंडमली कोई भी पॉइंट उठाएगा, उसका ग्रेडियंट निकालेगा, एक बार मतलब वन अपडेट पर ट्रेनिंग एग्जाम्पल। ये चीज तो वहां पर भी हो रही थी बैच में। ठीक है, बैच में क्या हो रहा था, calculated over all the training examples of the data set before updating them. This means that the gradient is calculated over all the training examples. Here also gradient is calculated for all the training examples. ठीक है, अपडेट पर ट्रेनिंग एग्जाम्पल, एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए, एक पॉइंट के लिए अपडेट मिलेगा आपको। ठीक है, ऊपर क्या था बैच में, यहां पर वन अपडेट पर ईपो, बस अंतर इतना है, जब पूरा मेरा ईपो खत्म हो जाएगा, जब पूरा इटरेशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके ये भाई अपडेट करता है बैच वाला। लेकिन स्टोकेस्टिक क्या करता है, एक डेटा पॉइंट पर उसने निकाल दिया ग्रेडियंट वेडियंट, वहीं पर अपडेट दे देगा ये कि ऐसा चेंज आ गया, दूसरे वाले डेटा पॉइंट पर फिर अपडेट दे देगा, तीसरे वाले पॉइंट पर फिर अपडेट, हर एक पॉइंट पर, हर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल पर ये अपडेट देता है। ये होता स्टोकेस्टिक, वन अपडेट पर ट्रेनिंग एग्जाम्पल, और सिंगल एग्जाम्पल लेता है, सिंगल एक एक करके, और क्विक अपडेट आती है ऑब्वियसली ना यार, एक डेटा को सॉल्व करना फटाक से रिजल्ट दे देगा ये, लो मेमोरी लगेगी, मतलब तुम पूरा के पूरा एंटायर को कंसिडर ना करते हुए एक एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल ले रहे हो, ये काम आप कर रहे हो। लेकिन हो सकता है नॉइजी अपडेट्स हो, हाई वेरिएंस हो, लेस स्टेबल है कन्वर्जेंस में, ये स्टोकेस्टिक के इशू है। मिनी बैच बता चुके हैं कि डेटा के ही छोटे छोटे टुकड़े कर लेगा और पर बैच पर अपडेट देगा। ठीक है, ये कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी बैलेंस करता है बैच और स्टोकेस्टिक के बीच में। ठीक है, ये फास्टर है बैच से, लेकिन अच्छा स्टोकेस्टिक में और ज्यादा फास्ट था स्टोकेस्टिक, लेकिन उसमें नॉइज भी आ जाता, तो अपन यहां उससे बच गए। फिर भी थोड़ी मेमोरी तो लगेगी कन्वर्ज होने में, सब एसजीडी से थोड़ी ज्यादा लगेगी कन्वर्ज होने में, लेकिन बैच से तो कम लगेगी। तो अब आप ऐसा समझिए, और भी है, चलो क्योंकि क्लियर करना जरूरी है, नहीं आता किसी को भी खड़ा कर लो, किसी से पूछ लो भैया बैच में क्या हो रहा है, मिनी बैच में क्या हो रहा है, स्टोकेस्टिक में क्या हो रहा है, नहीं आता। डीप लर्निंग के फंडे ऐसे हैं, आप कहीं पर कुछ भी किसी को भी देख लो, कितने यूट्यूब खंगाल लो, कितने भी आर्टिकल पढ़ लो, जो करना कर लो। सर हाँ यस पूछे। सर एक कंफर्म करना था, जो हमारा सिंपल ग्रेडियंट डिसेंट होता हाँ है हाँ, तो वो कैसा चलता है, वो हमारे बैच जैसा चलता है कि वो एक टाइम पे एक सैंपल लेता है? देखिए सिंपल ग्रेडियंट डिसेंट में आपसे, क्योंकि मैंने कहा कि ये सब ग्रेडियंट डिसेंट के ही तरीके हैं, ओके, कोई ग्रेडियंट डिसेंट के नाम से ही आप ऑप्टिमाइजेशन जो है वो नहीं लगाते हो, आपको या तो बैच लगाना पड़ेगा या मिनी, आप इन जनरल बैच ही दोगे। ठीक है, इन जनरल आप बैच ही दोगे क्योंकि पूरा की पूरा डेटा देते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेडियंट डिसेंट एंड एंड ये रस्ट जो आप बोल रहे हो, जितने भी आपने कहे, वो क्या अंतर है? तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये तो ग्रेडियंट डिसेंट होता है बस। और क्या होगा ग्रेडियंट डिसेंट, माइनस सर लगा देना, बस माइनस साइन साथ में लगा देना क्योंकि डिसेंट है ना वो। तो ग्रेडियंट होता है डेल एल बाय डब्ल्यू, और डिसेंट का मतलब नेगेटिव, तो ये होता है ग्रेडियंट डिसेंट। सर तो लीनियर रिग्रेशन के टाइम पे हमने ये बैच वाला ही पढ़ा था। हाँ, हम तो रिग्रेशन में पूरे डेटा देते हैं भाई, हाँ पूरा ही डेटा दिया, पूरे ही सैंपल दिया। अभी भी हम न्यूरल नेटवर्क में भी पूरे ही दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं हम? लिखते हैं मॉडल
डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। यदि तुमने बैच साइज नहीं लिखा तो एक्स और वाई तो पूरे ही गए साथ में, ठीक है। ईपो आपने बोल दिया 10, पहले क्लियर कर दिए थे, तो बस इतना दिया आपने, तो बैच नहीं दिया तो वो पूरा एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक ही बार में उठा लेगा। लेकिन यदि आप लिखते हो यहां पर बैच साइज इक्वल टू 16, तो 16 टुकड़े करेगा इसके। वो पहले देख लेगा कि डेटा ये इसका साइज क्या है, जितना साइज है उसको 16 से डिवाइड करेगा, 30 स्टेप्स बनाएगा ये सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो पर स्टेप या पर स्टेप जो भी आपकी मिनी बैच है वो सॉल्व होगी और ये अपडेट देगी कि भैया इतने इतने वेट अपडेट हुए हमारे। ये मिनी बैच में, बैच वाले में पूरा की पूरा डेटा दिया जाता है एक ही बार में पूरा टिका दिया, और जब मेरी पूरी ईपो चले जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपडेट देगा। और स्कोस्टिक के अंदर क्या होता है भाई, पॉइंट, पहले पॉइंट पे अपडेट, दूसरे पे अपडेट, तीसरे पे अपडेट, चौथे पे अपडेट, पांचवें पे अपडेट, पॉइंट वाइज अपडेट देगा ये होता है स्कोस्टिक, ठीक है। इस तरीके से काम चल रहा है। आगे फॉर्मूले भी होना चाहिए मेरे पास, बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि अच्छा बैच साइज सिलेक्शन, मिनी बैच में आप जैसे बोल ही दिया मैंने, 16 ले लो, 32 ले लो, जो भी लेना है, छोटे छोटे बैचेस लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बैच लेते हैं, कई बार अपन इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा उसको बढ़ा देते हैं। जैसे यदि मेरा डेटा सेट बहुत बड़ा है, आप जेन आई में काम कर रहे थे, 60,000 का ऐसे डेटा सेट था, तो आपने 128 का बैच साइज ले लिया, डिपेंड कर रहा है जितना बड़ा डेटा सेट है तो थोड़ा सा बैच साइज बढ़ा भी दो उसके लिए, ठीक है। ऐसा कर सकते हो आप। तो लार्जर मिनी बैच ये नॉइस को कम करते हैं, नॉइस है ना, अननेसेसरी डेटा पॉइंट्स, क्योंकि क्या होगा यदि छोटे छोटे लोग हैं तो वो नॉइस भी उसमें आ जाएंगे, तो हो जाएगा। एक थोड़ा सा बड़ा बैच बना लोगे ना, ठीक है, तो वो अच्छा रहेगा, उसमें रेलेवेंट पॉइंट्स आ जाएंगे मेरे पास। हाँ बस ये है कि थोड़ी मेमोरी ज्यादा लेंगे, वो कोई बात नहीं, और ट्रेनिंग स्लो हो जाएगी यदि बैच बड़ा कर लिया तुमने तो। और यदि पूरा की पूरा डेटा उठा के पटक दोगे तो वैसी ट्रेनिंग स्लो होगी। तभी अपन बैच बना के काम करते थे कि मेरा प्रोसेसर जो है ना कितना लोड ले रहा है। यदि आप छोटे को करके चलोगे, ठीक है, स्मॉलर वैल्यूज को लेकर चलोगे, उसके बैच को लेकर चलोगे, जैसे मुझे अब 100 बच्चों की एक साथ क्लास दे दो और यदि 10-10 बच्चों की दोगे तो ऑब्वियसली बात है मेरे लिए आसान रहेगा 10 बच्चों को ट्रैक करना, 100 को एक साथ ट्रैक करना कठिन रहेगा, और एक एक को ट्रैक करना और आसान रहेगा, जो कि स्कोस्टिक में होता है। एक बच्चे को डील करना, पहले एक को डील करो, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। अब ये क्या होता है, जैसे कि वही यहाँ पर फैकल्टीज हैं, वो वाइवा लेते हैं बच्चों का, वो बैच में लेते हैं, 5-5 को बुलाना जरा, ये मिनी बैच है। क्योंकि आपके पास यदि क्लास में 60 बच्चे हैं, ठीक है, तो आप जब कभी वाइवा लेते हो तो आप 5-5 को बुलाते हो, ये मिनी बैच है। यदि एक एक को बुलाओगे तो सकोस्टिक हो जाएगा, और पूरे के पूरे 60 को बुलाओगे तो वो बैच हो जाएगा कि भैया ये तो पूरी बैच को ले लो, इनका वाइवा लेना है मुझे, पूरे 60 बच्चों का। तो पहले पूरे 60 का लोगे, उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट बोलोगे। यहाँ 5-5 की मार्किंग करोगे आप, और यहाँ एक बच्चे की मार्किंग करोगे, ठीक है। ये ऐसे चलेगा। मुझे लग रहा है अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी समझा दिया। सर सबसे स्लो इसमें एसजीडी होता है क्या, सबसे क्योंकि 1 बाय 1 कर रहा है प्रोसेस? हाँ, सबसे स्लोएस्ट में 1 बाय 1 कर रहा है, तो भाई कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज क्या आपको एक बच्चे में ज्यादा लग रहे हैं, ऐसा कुछ है यहाँ कहा उसने? यदि आप एक ही को सॉल्व कर रहे हो तो कंप्यूटेशन देखो, स्लोएस्ट मतलब कंप्यूटेशनल किस में लग रहे हैं सबसे ज्यादा, देखिए। मेरा स्लोएस्ट एक्चुअली टाइम टेकन, मतलब हाँ, टाइम टेकन, टाइम। ठीक है। हाँ यदि आप सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल ले रहे हो तो ये फास्ट अपडेट दे रहा है, लो मेमोरी यूसेज हो रहा है, करेक्ट, तो ये बट क्विकर है, ये क्विक प्रोसेस है। प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा नहीं लगेगा? नहीं, फास्ट अपडेट दे तो रहा है, एक एक को फटाफट निपटाएगा, और क्या, अच्छा, एक एक को फटाफट निपटाएगा। अब क्या होगा, जैसे आप बैच में लोगे, ठीक है, जैसे 5 बच्चे हैं बैच में, तो आपने पहले इससे सवाल पूछा, ठीक है, फिर मतलब तब तक ये मतलब हो रहा है, काम चल रहा है, बैच में एक एक कर ये होंगे तो एक एक सॉल्व तो सबको होना है, लेकिन यहाँ पर 5 बच्चे सॉल्व हो रहे हैं पहले, उसके बाद फिर अगले 5 होंगे, फिर उसके बाद अगले 5 होंगे, ऐसा करके काम होगा। और यहाँ पर एक हुआ फटाफट चल जाओ, फिर दूसरा हुआ तुम जाओ, तीसरा, मतलब इसमें मेरे को मेमोरी कम लग रही है,
कंप्यूटेशन रिसोर्सेज कम लगेंगे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, एक एक को सॉल्व करने में मेरे को आसान है, बाकी जब मैं बैच में दूंगा, हाँ, तो कंप्यूटर सर यहाँ पर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज के रेस्पेक्ट में ही बात होती है। ओके। ओके, वही है, ठीक है। लेकिन मुझे कन्वर्जेंस चाहिए अल्टीमेटली डेटा पे, वो थोड़ा सा इश्यू वाला है यहाँ पे। मेरे पास मिनी बैच में ठीक है, ओके, वहां पर ठीक है मिनी बैच में कन्वर्जेंस, लेकिन ये मेमोरी ज्यादा लेगा एसजीडी से। एसजीडी सबसे कम मेमोरी लेता है, और बैच ग्रेडियंट डिसेंट सबसे ज्यादा लेता है। अब सर मेरे को सभी को बिठाना है, सभी को एक साथ सॉल्व करना है, तो ऐसा है ना सर, मेरे पास अवेलेबिलिटी तो होना चाहिए। तो इन जनरल अपन मिनी बैच करते हैं, बाद में अभी ऑप्टिमाइजर और होगा, अभी टेक्निक ये बता रहे हैं, जो शुरुआत हुई सर, ठीक है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन ठीक है। While data in batch gradient descent refers to the entire, mini batch refers to the subset and a balance between computational cost and the convergence stability. और एक सिंपल ग्रेडियंट डिसेंट में, एक सिंपल, जो सर ये पूछ रहा है ना मुझसे देवेश कि सर सिंपल ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, वो सकोस्टिक ही होता है, सिंपल वाला, सिर्फ ग्रेडियंट डिसेंट लिखो, जहां पर एक एक डेटा पॉइंट पर इटरेशन कंसिडर किया जाता है, एक एक डेटा पॉइंट को उठाऊंगा मैं, ठीक है। यानी सकोस्टिक में वन ट्रेनिंग एग्जांपल पहले बोल चुका हूं मैं, चाहे सकोस्टिक बोलो चाहे ग्रेडियंट डिसेंट बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब रैंडमली कोई भी पॉइंट उठा लो भाई तुम सॉल्व करने के लिए, सकोस्टिक है ना, तो रैंडम होगा, प्रोबेबिलिटी उठा लो, सॉल्व करो। पैरामीटर अपडेटेड फॉर हर एक ट्रेनिंग एग्जांपल ही पैरामीटर अपडेट होगा। ईच इटरेशन एसजीडी इन्वॉल्व्स कंप्यूटिंग द ग्रेडियंट ऑफ द कॉस्ट फंक्शन with respect to the parameters using a single training example and then updating the parameter, ठीक है। सिंगल एग्जांपल को लेकर वो अपडेट करता है पैरामीटर, ये काम होता है। ऑन ईच ईपो एक्सजीडी मींस वन कंप्लीट पास थ्रू द, अब ये अब ध्यान देने वाली बात, यहां से सुनिए। ईच ईपो सकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट मींस वन कंप्लीट पास ओवर एंटायर डेटा। Since updates are made for each training example, the number of updates per epo is equal to the number of training example. भैया डेटा तो वो पूरा लेगा, लेकिन अपडेट हर एक पॉइंट का देगा। यानी कि आपके पास यदि 1000 का डेटा है तो 1000 अपडेट मिलेंगे, तो वन इटरेशन में, वन ईपो में 1000 अपडेट मिलेंगे आपको। और यदि आप बैच लगाते तो 1000 पर वन अपडेट मिलता, और मिनी बैच लगाओगे और 10 टुकड़े करोगे तो 10 अपडेट मिलेंगे। आप बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं राज सर, ठीक है? करेक्ट सर। तो सर अगर हम इसमें सिंपल एसजीडी में हाँ, अगर 5 इपॉक्स चलाएंगे हाँ, तो हमें 5 इपॉक्स में 5000 अपडेट मिलेंगे। 5000 अपडेट मिलेंगे, ठीक है। और 50 मिलेंगे मिनी में, और 5 मिलेंगे एंटायर डेटा पे। ऐसे काम होगा। यस देवेश, अब ठीक है? ग्रेडियंट डिसेंट या सकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, या अभी भी तुम कुछ सर्च कर रहे हो? मुझे लग रहा है कुछ सर्च कर रहा है देवेश, समझ गए? चलो ठीक है, नहीं कर रहे कोई बात नहीं, समझ गए। तो ऐसा है सकोस्टिक का काम। तो हमने जो प्रीवियस डिस्कशन करा था रैंडम और इसमें, या उसको और ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ये हमने समझ लिया, बनाया, ठीक है। वन अपडेट हो गया, ये सब पर ट्रेनिंग एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। सकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ये भी बता दिया मैंने। फॉर्मूले ये देखिए, ये रहा फॉर्मूला, ये अपडेट रूल है बैच का। बैच में आप ऐसे अपडेट करते हो, डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये रहा बैच का अपडेट। वो ईटा लर्निंग रेट ले लो और ये ग्रेडियंट ले लो, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये होता है, ठीक है। बैच में, मिनी बैच में क्या हो रहा होगा? अच्छा, बैच में एक चीज और, रिसोर्सेज बता दूं तो एक्यूरेसी पूरे पूरे डेटा सेट की अपन निकाल के चल रहे हैं तो एक्यूरेट आता है, ठीक है। बैच में स्टेबल रहता है और पूरे को लेकर चल रहे हो तो एक्यूरेट आएगा, कंसिस्टेंट भी होता है। लेकिन स्पीड जो है वो स्लो होगी, ठीक है। मेमोरी ज्यादा यूज होगी,
ठीक है, तो ये काम करना यदि बड़ा डेटा सेट है तो दिक्कत वाला है। इसके विपरीत में अच्छा कन्वर्जेंस तो होगा लेकिन धीरे से, स्लोली, स्लो कन्वर्जेंस हो सकता है। कन्वर्ज बोले तो मिनिमा पर पहुंचना, उसी को कन्वर्जेंस बोलते हैं। स्टोकेस्टिक के केस में क्या गणित लग रहा है? स्टोकेस्टिक के केस में ये अपडेट रूल है, थीटा इक्वल टू थीटा माइनस ईटा डेल ये x की पावर आई y आई वेयर दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द कॉस्ट फंक्शन कंप्यूटेड फॉर ith ट्रेनिंग एग्जांपल। कोई भी ट्रेनिंग एग्जांपल ले लो आप, उसका है ये, कोई भी एक पॉइंट जो है आप ले लो, उसका उसका है ये, वो पूरा था ये ऊपर वाला, ये कंप्लीट उठाया मैंने। यहां पर एक एक डेटा पॉइंट को लेना पड़ेगा स्टोकेस्टिक के अंदर, तभी इसने एक्स आई वाई आई मेंशन करा। ठीक है, यानी वेट और जो भी आपका एक्स और वाई ये जो पॉइंट है ये आपको कंसिडर करना है। डेल जे, दिस इज द ट्रेनिंग एग्जांपल, यहां पर मैं अपडेट करना चाह रहा हूं वेट की वैल्यू, but this is the gradient of the cost function computed of the ith training example, क्योंकि हर एक पॉइंट पर होता है ये अपडेट देना पड़ेगा। मतलब पॉइंट पे तो खैर वो तो सभी पे ही हो रहा है, अपडेट देना पड़ेगा हर एक पॉइंट का। ये अपडेट होगा कि इस पॉइंट पर ये आया, इस पॉइंट पर ये आया, तो ये एक्स आई वाई आई आईएथ और ठीक है आईएथ पॉइंट का अपडेट है। ठीक है, फॉर द ith ट्रेनिंग एग्जांपल एक्स आई एन वाई आई। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा गया है यहां पर। अब बाकी वो ये नॉइस वॉइस ये वो सारी चीजें, ये क्विक होगा, रिसोर्सेस कम लगेंगे, फास्टर है ये, कन्वर्ज जो है वो जल्दी कर सकता है, बट मैं ऑसिलेट अराउंड द मिनिमम रेदर देन, स्मूथ ना होते हुए ऑसिलेट भी कर सकता है। मतलब हो सकता है कि नीचे आए जल्दी से और फिर से वापस कहीं चला जाए और फिर इधर आए और फिर इधर आए, ये ऑसिलेशन हो सकते हैं इसमें, ये इशू है स्टोकेस्टिक वाले में। बस इतनी बात। और मिनी बैच के अंदर भाई सीधी सी बात है, बैच ले लो आप, लेकिन आई प्लस एम, यानी सिर्फ आई पॉइंट्स नहीं लोगे, आई प्लस एम यानी 10-15 पॉइंट एक साथ लेकर चलोगे, ये मिनी बैच हो गई। आई कोलन आई प्लस एम यानी 1 से 10 तक, तो 10 पॉइंटों को एक साथ लेकर चलो। तो स्टोकेस्टिक में आई लिखने का मतलब यह था आपने एक पॉइंट लिया, यहां आई कोलन आई प्लस एम का मतलब यह है कि आपने 10 पॉइंट लिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बैच बना रहे हो ना यार। तो ये एक वो चीज है जो हम ऑलरेडी अपनी रियल लाइफ में भी करते हैं, गणित वही लगा है जो हमारी लाइफ में होता है, वो अलग से कहीं कुछ नहीं। जो हम देखते हैं समझते हैं खुद ही की जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का निकालते हैं क्या होना चाहिए, वही करा है इन्होंने। बट द थिंग इज कि नहीं पता रहता है, जब तक आप डेप्थ में डिस्कशन नहीं करो तो ठीक है डिफिकल्ट, वो नहीं नहीं समझ में आता। अभी अभी हमें ये न्यूरल नेटवर्क भी पता चला है, ठीक है, एंड हमें ग्रेडियंट डिसेंट टेक्निक्स जो है वो भी पता चली हैं क्या होती है। ठीक है, तो स्टोकेस्टिक, ग्रेडियंट डिसेंट एंड बैच ग्रेडियंट डिसेंट, ये सारे समरी में देख लेते हैं। बैच में पूरा डेटा उठाया, स्टोकेस्टिक में एक एक उठाया, मिनी में छोटा वाला उठा दिया, बस खत्म, दैट्स इट। यहाँ पर इसको एंड करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो मैं डिस्कशन यही चाह रहा था आपसे करने का ग्रेडियंट डिसेंट को लेकर। और फिर मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन ये क्या होता है? मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, देखिए न्यूरल नेटवर्क आर यूज्ड टू सॉल्व चैलेंजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉब्लम। वही डेटा, ये सब डेटा के बारे में ही बात कर रहे हैं, चैलेंजिंग क्या डेटा। और हम देख रहे हैं रोज की रोज कोई ना कोई नया आर्किटेक्चर लेकर आ रहे हैं, दैट मींस पीपल आर अवेलिंग द रिसोर्सेज, दे आर अप्लाइंग द कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू इट एंड ठीक है। और एलएलएम्स को लेकर तो मतलब आप देखो, अब कल आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, परसों कुछ हो रहा है, वो रोज के अपडेट्स आएंगे, ऐसे काम चल रहा है। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क्स आर यूज्ड टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, दे आउट परफॉर्म द ट्रेडिशनल एमएल, ये भी बता दिया मैंने। डेटा बड़ा था तो उन्होंने मशीन लर्निंग फेल हो गया था, इसलिए डीप लर्निंग काम कर रहा है। ठीक है, और क्योंकि नॉन लीनियरिटी यही कैप्चर कर सकता है डेटा में,
द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यूरल नेटवर्क बिगन्स विद अ परसेप्ट्रॉन। तो आपने वो परसेप्ट्रॉन ही बनाया था जिसमें एक इनपुट लिया, ठीक है, परसेप्ट्रॉन रिसीव इनपुट, मल्टीपल देम मल्टीप्लाई विद सम वेट्स, कुछ वेटों से मल्टीप्लाई करो एंड देन पास इट टू द एक्टिवेशन फंक्शन। तो जो प्रक्रिया करी थी वो परसेप्ट्रॉन की ही थी, ठीक है। सो न्यूरल नेटवर्क्स आर क्रिएटेड बाय एडिंग लेयर्स ऑफ दीज परसेप्ट्रॉन्स टुगेदर, नोन एज मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, ठीक है। ये कहा जाता है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। 3 लेयर होती है न्यूरल नेटवर्क में, इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर और हिडन लेयर, ये होती है। इनपुट लेयर डायरेक्टली रिसीव करती है डेटा, इंटरमीडिएट लेयर हिडन लेयर में कंप्यूटेशन होता है, वहीं वहीं कंप्यूटेशन होता है, ठीक है। और आउटपुट लेयर पर आउटपुट दिखाते हैं। क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों कर सकते हैं अपन न्यूरल नेटवर्क में। मल्टी लेयर क्लास परसेप्ट्रॉन क्लासिफायर होता है जिसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, ठीक है, जिसमें इंटरमीडिएट में कई लेयर हो, कई हिडन लेयर हो, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन हो गया। अनलाइक अदर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, सपोर्ट वेक्टर मशीन, नेव बेस, ये इन सबको आउट परफॉर्म कर देगी न्यूरल नेटवर्क, तभी तो न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं अपन। वहां पर साइकिट लर्न जो है अपने वहां पर यूज होता है। यहाँ पर टेंसर फ्लो उठाएंगे, टेंसर फ्लो लेंगे या पाई टॉर्च लेंगे, उनसे काम करेंगे। वो अपना फ्रेमवर्क है डीप लर्निंग के, और आप करते आ ही रहे हो टीएफ टेंसर फ्लो या तो पाई टॉर्च। ये पाई टॉर्च तो खैर मेरा नहीं है उस पर कंफर्ट, मेरा इसी पे कंफर्ट है टेंसर फ्लो पे, तो मैं इसी पे काम करता हूँ। ये मुझे ठीक लगता है। टेंसर फ्लो से केरास ले लो, केयर से मॉडल ले लो, मॉडल से मॉडल ले लो या लेयर ले लो, और जो लेना है वो ले लो, तो मैं टेंसर फ्लो ठीक लगता है, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन फ्रेमवर्क्स जो आप यूज करते हो, ओके, ये बात है, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ग्रेड एंड डिसेंट वाला इसी समझ में आ गया। परसेप्ट्रॉन मल्टी लेयर मुझे इतना कुछ बताने का इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अगला टारगेट मेरा फीड फॉरवर्ड ही है, फीड फॉरवर्ड और बैक ट्रैकिंग, ये उसका पूरा मैथ्स बताना है मुझे, ठीक है, ये बताना है। और फिर न्यूरल नेटवर्क का कोड वोड बना के देखेंगे कि कैसे लेयर्स ऐड करते हैं, न्यूरॉन कैसे क्या रखना है, उससे रिजल्ट्स क्या आता है, ये काम हमें करना है। यस, सो लॉस फंक्शन वही रहे, हाँ, बस मॉडल जो है वो ट्रेन करने का तरीका बदल गया न्यूरल नेटवर्क में, ठीक है। लॉस फंक्शन की जो बात है, ठीक है, यदि आप कहें रिग्रेशन वाला तो एमएससी वही होता है, आरएमएससी। और उसका बात करें क्लासिफिकेशन का, तो आपने देखा है क्रॉस एंट्रोपी, तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी मल्टीपल के लिए, और जो है आपका स्पार्स या आप कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी वो मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए, बाइनरी के लिए बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। तो लॉस फंक्शन वही रहेंगे, आपका पूरा आर्किटेक्चर बेस्ड हो गया काम, ठीक है, ये कर रहे हैं आप। ऑलराइट, तो ये था हमारा न्यूरल नेटवर्क के बारे में बेसिक्स और ग्रेड एंड डिसेंट, जो कि शायद हम, ठीक है, पढ़ते या खुद से कवर करते, आज हमारे क्लास के डिस्कशन में क्लियर हुआ है, ठीक है। मुझे इतना ही बताना था, बाकी लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।